नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो हम सारांश के बाद में 4 प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। तो अब अगले प्रश्नोत्तर करेंगे हम इस वीडियो में। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? यहाँ नदियों का महत्व आपको बताना है। तो देखते हैं उत्तर। वर्षा न होने पर इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे माँ का दर्जा मिलता है। दूसरे, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है तथा 12मासी नदी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय वो सूखी हो जाए, वो हर समय कलकल करके बहती रहती है। हिमालय पर्वत से टकराकर ही बादल मैदानी इलाकों में वर्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्षा और गंगा नदी का ये भी एक यहाँ पर कनेक्शन मान सकते हैं हम। नेक्स्ट, भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का विशेष महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे समाज का विकास हुआ। अधिकतर धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। तो नदियों का भारतीय संस्कृति से विशिष्ट आंतरिक संबंध है। नदियों के जल पर ही भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह से टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था हम क्यों कहेंगे? क्योंकि 70% सामाजिक वर्ग मतलब 70% जनता भारत की कृषि पर आधारित है। ठीक है, कृषि कार्य करती है। तो और कृषि से संबंधित नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में। लेकिन उन सबसे ऊपर गंगा है, क्योंकि गंगा को माँ कहते हैं, गंगा जल पवित्र होता है। तो इसलिए गंगा मैया की जय बोलते थे। और नदियों का तो महत्व है ही। नेक्स्ट प्रश्न, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। प्रश्न समझ में आया? यहाँ है कि रिश्तों की जो भावनात्मक शक्ति होती है, रिश्तों की भावनाओं में पढ़ कर के व्यक्ति जो तर्क वितर्क की शक्ति है वो व्यक्ति की वो तर्क वितर्क की विज्ञान के ऊपर जो आधारित शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बंट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस पाठ में क्या है? इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती है, बहुत अधिक प्यार करती है। लेखक से प्यार इतना ज़्यादा करती है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को छोड़ चुकी है। लेखक से उसका कोई रक्त का संबंध नहीं है, लेकिन वो लेखक से भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक स्नेह करती है। इसलिए वह अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थी जिन्हें वह अंधविश्वास कहता था। लेखक जो पूजा पाठ क्रियाकलाप होते थे उन सबको अंधविश्वास मानते थे, लेकिन जो उसकी जीजी थी वो उन्हीं के हाथों संपन्न करवाती थी। तो कैसे संपन्न करवाती थी? भावनात्मक लगाव के द्वारा ही। तो इंद्र सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर दीदी अपने तर्क देती है। लेखक उन तर्कों की काट नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक
लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट भी हो जाते हैं। अब बुद्धि के आधार पर जो आप निर्णय लेते हो तो वो कैसे होते हैं? बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। बुद्धि से जो आप निर्णय लेते हैं वो तर्क वितर्क के आधार पर लेते हैं। भावना में तर्क का कोई स्थान नहीं होता, वहाँ पर विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। तो भावनात्मक संबंध, भावनात्मक लगाव कहीं ना कहीं तर्क वितर्क की शक्ति से ऊपर होती है। ठीक है, यहाँ पर हम ये समीक्षा कर सकते हैं कि तर्क वितर्क की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं भावनात्मक शक्ति के आगे कमज़ोर पड़ ही जाती है। ऐसा हम इस पाठ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में कोई ऐसा अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। यहाँ इंदर सेना ने क्या किया था? इकट्ठे पूरी टोली बना लेते थे। वो किशोर थे, किशोर वर्ग के बच्चे थे जो टोली बना करके पानी की, गंगा मैया की जयकारा बोलते हुए पूरे हर गलियों में चक्कर लगाते थे और पानी मांगते थे। तो इंदर सेना आज के युवा के लिए, जो आज का युवा वर्ग है उसके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है जो इंदर सेना थी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सामूहिक प्रयास है जो किसी भी समस्या को सुलझा सकता है। कोई भी समस्या होती है, यदि वो एक समूह की समस्या है या एक से अधिक व्यक्तिगत ना होकर के वो सार्वजनिक है, तो उसके लिए अगर सामूहिक प्रयास किए जाएंगे तो वो ज़्यादा फलीभूत होंगे, है ना। तो सामूहिक शक्ति के कारण ही बड़े बड़े आंदोलन भी सफल हुए हैं। हम ये देख सकते हैं, हमें जो आज़ादी मिली है वो सामूहिक प्रयासों का ही फल है। अगर कोई एक क्रांतिकारी या कोई एक स्वतंत्रता सेनानी इसके लिए लड़ते, अकेले गांधी जी या नेहरू जी या लाल बहादुर शास्त्री या जितने भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जिनको भी आप ले लीजिए, क्या वे अकेले ही लड़के सफल हुए? नहीं, सामूहिक प्रयास था, उनके साथ समूह था, समूह की शक्ति थी। तो ऐसा हमने देखा है, ठीक है, कि हमारी जो सबसे बड़ा तो हमारा उदाहरण हमारी आज़ादी है। हमारी आज़ादी ही सामूहिक प्रयासों का सुफल है। और वैसे भी हम देख सकते हैं, जैसे वृक्ष बचाओ, महात्मा गांधी के आंदोलन, जेपी आंदोलन, जो ये सारे आंदोलन अनेक समय समय पर आंदोलन हुए हैं, वे युवाओं की सामूहिक शक्ति के कारण ही सफल हो सके हैं। आज भी युवा यदि संगठित होकर कार्य करें तो हमारे समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं सफल हो सकती हैं। उनकी जो है समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे अशिक्षा है, आतंकवाद, स्त्री अत्याचार, बहुत सारी समस्याएं हैं, बाल मजदूरी, है ना। ये सारी जो समस्याएं हैं ये जल्दी ही शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कमी है तो जागरूकता की। जब हमारा युवा वर्ग जागरूक होकर सामूहिक प्रयास करेगा तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि वो समस्या का समाधान ना मिले। बस यहाँ पर आवश्यकता है तो सही दिशा की, सकारात्मक सोच की और मिलजुल कर काम करने की। कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और कहते हैं ना, ये भी कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो जब हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंदर सेना आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। आज के युवाओं को इंदर सेना से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रश्न देखें, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र,
वैशाख आदि सभी माह महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? देखिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पूर्व कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, जैसे बाल गोविंद भगत में ही पढ़ा था कि आषाढ़ मास चढ़ते ही, आषाढ़ मास प्रारंभ होते ही ग्रामीण जनजीवन में एक उल्लास का वातावरण छा जाता है। क्यों? देखिए, भारत की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव के लोगों का पूरा जीवन खेती पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित होता है। तो जहाँ की, जिस देश की 70% जनता कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर करती है, तो तकनीकी विकास चाहे जितना हो जाए, जो 70% जनता जब कृषि पर आधारित जीवन जीती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर करेगी, है ना। तो कृषि समाज में चैत्र वैशाख आदि महत्वपूर्ण हैं, है ना, क्योंकि चैत्र में फसल कटती है ना, मास में जो धरती है वो खाली हो जाती है, कहते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन मिलता है, उसको धरती भी सांस लेती है एक फसल के बाद में। लेकिन आषाढ़ जब चढ़ता है तो ग्रामीण जन में उल्लास भर देता है। इसका कारण है कि चैत्र वैशाख, उसके बाद आता है ज्येष्ठ, ये होते हैं गर्मियों के महीने, और ज्येष्ठ में तो बहुत अधिकतम प्रचंड रूप से गर्मी पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ती है कि धरती सूख जाती है, पपड़ी पड़ जाती हैं, फटने लगती है मानो जमीन। और आषाढ़ मास से वर्षा आरंभ होती है, तो जब वर्षा होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, धरती की प्यास बुझती है, मिट्टी गीली होती है, खेती करने लायक होती है, हल चलाने लायक होती है, धान की रोपाई करते हैं लोग, तो वो, क्योंकि धान की रोपाई करेंगे तभी तो अगली फसल होगी, तो इसलिए वो आषाढ़ मास चढ़ते ही उल्लास का वातावरण हो जाता है। तो गर्मी से राहत, पानी की कमी दूर होना, कृषि कार्य का प्रारंभ हो जाना, ये सब गांवों में प्रसन्नता का माहौल बना देते हैं कि बारिश हो गई, अब हमारा दैनिक कार्य, जो कृषि से संबंधित कार्य है, वो आरंभ हो जाएगा, ऐसा वो सोचने लगते हैं। इसीलिए, और तभी से जो है त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। आषाढ़ी इसी महीने से शुरू हो जाती है, आषाढ़ी से शुरू हो करके त्योहार वो दीपावली तक थोड़े दिन बाद हमारे भारतीय त्योहार होते ही रहते हैं।